नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आज एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 15 की। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है द इंटरनल नॉन इक्विलिब्रियम ऑफ द सेंटर्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में पीजे सहर ने हमारे जो सेंटर्स हैं IESM, इन चारों सेंटर्स के नॉन इक्विलिब्रियम को समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे पीजे सहर ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो सेंटर्स हैं या एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है और उसके जो माइंड के सेंटर्स हैं IESM, उनका जो रेशियो है इंटेंसिटी का वो है 2482। यानी कि आई सेंटर का रेशियो 2 है, ई सेंटर का रेशियो 4 है, एस सेंटर का रेशियो 8 है और एम सेंटर का रेशियो वापस 2 है। यहाँ पे जब हम ई और एस सेंटर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इन दोनों सेंटर्स का जो रेशियो है वो सभी से ज़्यादा है और एस सेंटर का रेशियो जो कि 8 है वो सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो एस सेंटर की इंटेंसिटी है वो सारे सेंटर्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है और ई सेंटर की जो इंटेंसिटी है वो एस सेंटर से थोड़ी कम है जो कि 4 है और फिर भी ये आई सेंटर से दुगनी है। तो दोस्तों, अभी हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जब हम अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, किसी भी काम को करने का ठानते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो ई और एस सेंटर है ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो आई सेंटर के साथ अग्रीमेंट में हो, वो आई सेंटर के साथ अलाइंड हो। और बहुत से समय ये होता है कि जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम ई और एस सेंटर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा आई सेंटर जब कमांड भेजता है हमें हमारे माइंड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ई और एस सेंटर उसके अगेंस्ट में चले जाते हैं और हमारी जो बॉडी है वो उस डिसीज़न को डिनाई करती है, वो उस डिसीज़न को मानने से अस्वीकार करती है। तो यही कारण है कि हमारे ज़्यादातर जो डिसीज़न है, स्पेशली अगर किसी हैबिट को चेंज करने का जो डिसीजन है या फिर रेजोल्यूशंस है, वो ज़्यादातर असफल रहते हैं। अगर आप देखेंगे 99% इन सब डिसीजंस में हम असफल रहते हैं। इसका कारण यही है कि अगर मैंने एक हैबिट क्रिएट किया है तो उस हैबिट की एक इंटेंसिटी है और जिसके कारण वो हैबिट मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि ये हैबिट मेरे लिए अच्छी नहीं है और मैं कल से ही इस हैबिट को छोड़ दूंगा, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजता है हमारे ई और एस सेंटर को भी, जब आई सेंटर ये कमांड भेजता है। और ई और एस सेंटर कहते हैं कि आपने तो हमसे पूछा ही नहीं और आपने ये डिसीजन ले लिया, लेकिन हम ये डिसीजन मान नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी जो मोमेंटम है, उस हैबिट का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम हमारे बॉडी के साथ अलाइंड है, वो आई सेंटर के साथ अलाइंड है उस हैबिट का मोमेंटम। और हालांकि तब भी जब आई सेंटर उस हैबिट को चेंज करने के लिए कमांड भेजता है तो ई और एस सेंटर उस कमांड को नकार देते हैं और अल्टीमेटली हम वापस उस हैबिट में फॉल बैक कर जाते हैं कुछ दिनों के बाद। और यही कारण है कि हम असफल हो जाते हैं। यही कारण है कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे सेंटर्स का। तो इसे आप समझ रहे होंगे कि ये इक्विलिब्रियम आखिर में है क्या। इक्विलिब्रियम अलाइनमेंट है हमारे सेंटर्स का। हमारे जो सेंटर्स है IESM, ये तीनों सेंटर्स अलाइन होके काम करेंगे तभी हम किसी हैबिट को एक्वायर कर पाएंगे या किसी हैबिट को छोड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये दिक्कत पैदा करेगा हमारे लिए किसी भी हैबिट को
एक्वायर करने में या छोड़ने में, या कोई भी लाइफ में डिसीजन लेने में। दोस्तों यही कारण है कि हम कभी कभी अपने आप से भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मैंने सोचा तो था कि मैं ये करूँगा लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो आप ही सोचिए कि आप सोचते तो हैं कि ये करेंगे, आपको पता है कि वो काम आपके लिए सही है, वो ज़रूरी है, और फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है या आपका जो माइंड है आपसे वो उस काम को करवाने नहीं देता, और वहाँ पे आपको रिग्रेट फील होता है और आप सोचते हैं कि मुझसे तो होगा ही नहीं, और आप फिर उस रिग्रेट में चले जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बुरी चीज़ है। वो आपके स्टेट ऑफ माइंड के लिए भी बहुत ही बुरी चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे पीजे सर ने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, एक करेक्ट एग्जाम्पल सेंटर्स के इक्विलिब्रियम का और एक इनकरेक्ट एग्जाम्पल। तो पहले वो बात करते हैं इनकरेक्ट एग्जाम्पल की। पीजे सर कहते हैं कि मान लीजिए कि आपने या किसी ने भी डिसाइड किया कि कल मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, और मैं 4 बजे उठ के अपने सारे जो काम हैं, जो मेरे जो रूटीन के काम हैं वो सारे मैं करूँगा, और मैं टाइम पे ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। तो जब आप ये डिसीजन लेते हैं और आपको हैबिट नहीं है 4 बजे उठने की, मान लीजिए आपको 6 बजे या 7 बजे उठने की हैबिट है, आपने डिसाइड तो कर लिया रात को कि मैं 4 बजे उठूँगा, मैं अपने सारे काम ख़त्म करूँगा और फिर मैं ऑफिस के लिए 7 या 8 बजे निकल जाऊँगा। लेकिन जब अलार्म बजता है सुबह 4 बजे, तो जब आपने ये डिसीजन लिया था रात को, तो आपके आई सेंटर ने ये कमांड भेजा था आपके ई और एस और एम सेंटर को। लेकिन हुआ क्या कि आई सेंटर ई और एस सेंटर के साथ अलाइंड नहीं था। ई और एस सेंटर इस कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि एस सेंटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी और इनर्शिया है, और वो कहीं ना कहीं आपके हैबिट्स को गवर्न कर रहा है। और जब आप आई सेंटर की सहमति एस सेंटर से नहीं लेते हैं, तो आपकी जो बॉडी है, जब आप 4 बजे अलार्म बजेगा तो आपकी बॉडी उस डिसीजन को रिबेल करेगी, वो आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप उठें। उस समय आपका माइंड आपको बोलेगा कि नहीं, अभी तो 4 ही बज रहे हैं, अभी और थोड़ा सो लो, थोड़ी देर बाद उठेंगे। तो जब 4 बजे अलार्म बजता है अगले दिन, तो आप अलार्म को स्नूज़ पे डाल देते हैं और फिर आप थोड़ी देर और सो लेते हैं, और फिर जब स्नूज़ के बाद अलार्म बजता है तब भी आपको बेड से निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पीजे सर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि बॉडी किस तरीके से आपके आई सेंटर के कमांड को नकारती है। और फिर जब आखिरी में आप उठते हैं बेड से, तब 5:30 या 6 बज चुके हैं और आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, और तब आपके माइंड में वो रिग्रेट चालू होता है कि मैं क्यों नहीं उठ पाया 4 बजे, और आपका मूड कहीं ना कहीं स्विंग हो जाता है, ख़राब हो जाता है उसके कारण। वहीं दूसरी तरफ पीजे सहर एक करेक्ट एग्जाम्पल बताते हैं। इस सिनेरियो में पीजे सहर कहते हैं कि मान लीजिए कि सुबह 4 बजे आपको किसी पिकनिक पे जाना है या आपको खेलने जाना है। तो आपने रात को अलार्म लगा दिया और आप सोने के पहले सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे तैयारी करूँगा, ये सारे कपड़े लूँगा, और आप बहुत ही एक्साइटेड हैं उस पिकनिक पे जाने के लिए या जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसमें जाने के लिए। तो आपकी जो एक्साइटमेंट है उसमें वो एस सेंटर और ई सेंटर दोनों का अग्रीमेंट है। जब आप उस चीज़ के बारे में रात को सोचते हुए सोते हैं, तो वहाँ पे आपका ई सेंटर और एस सेंटर भी आपके उस डिसीजन के साथ, उस आई सेंटर के कमांड के साथ अलाइन कर रहा है, और ये जो आपका डिसीजन है वो एस और ई सेंटर को भी अच्छा लग रहा है। और इसके कारण क्या होता है कि जब आप सुबह उठने वाले होते हैं, तो हो सकता है कि अलार्म के 5 मिनट पहले ही आपकी जो नींद है वो खुल जाए, और
कहीं ना कहीं आप बेड से निकलने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे उस सुबह के टाइम पे। हालांकि दूसरे सिनेरियो में आपको वहीं पे बेड से उठने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे चूंकि आपके सारे सेंटर्स एक इक्विलिब्रियम में काम कर रहे हैं, तो आप उस पिकनिक पे जाने के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि आप बेड से उछल के उठेंगे। और इसके कारण आपका जो दिन है वो बहुत ही अच्छे से शुरू होगा और आप अपने सारे प्लान्स को वैसे ही एग्जीक्यूट कर पाएंगे जैसा कि आपने रात को सोचा था और सोच के सोए थे। तो दोस्तों, यही डिफरेंस है जब हमारा एस और ई सेंटर आई सेंटर के साथ अलाइंड नहीं होता है और जब होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब आपको ज़रूर ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों आप डिसीजंस को जब लेते हैं तो उन्हें एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आपके साथ भी हुए होंगे। स्पेशली ये सुबह उठने वाला सिनेरियो तो हम सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। और ऐसा एक बार नहीं, हज़ारों बार हुआ है कि मैंने सुबह उठने का डिसीजन लिया और मैं सो गया। स्पेशली जब मैं स्कूल और कॉलेज डेज़ में था और जब एग्ज़ाम्स के टाइम रहते थे तो मुझे पढ़ाई करने के लिए सुबह उठना होता था। तो मैं अलार्म लगाता था, फिर मैं सो जाता था और फिर वही होता था, क्योंकि पढ़ाई तो अच्छी लगती नहीं है हमारे एस और ई सेंटर को, या फिर हमारे आई सेंटर के साथ। इस मामले में हमारा एस और ई सेंटर अलाइंड नहीं होता है। अगर वो पढ़ाई हमारे इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं जगाती या अच्छी लगती तो हमारा ई और एस सेंटर अलाइन होता। लेकिन होता क्या था कि अलार्म जब बजता था तो हम वैसे ही स्नूज़ पे डाल देते थे और जिस समय हमें उठना होता था हम उस समय उठ नहीं पाते थे और फिर हमें उठने में 1-2 घंटे लेट होता था और फिर हम जैसे तैसे पढ़ाई करके उस एग्ज़ाम को देने जाते थे। तो ये इस सिनेरियो के साथ आप काफ़ी रिलेट कर पाएंगे और उस सिनेरियो के साथ भी मैं रिलेट कर पाया जहाँ पे मुझे खेलने जाना होता था। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आज भी जब मुझे क्रिकेट खेलना होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। और मुझे हालांकि सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जितने भी स्पोर्ट्स है, आउटडोर स्पोर्ट्स, सब में मेरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है। तो जब भी हमारा कोई क्रिकेट का प्रोग्राम होता था सुबह उठने का, तो वहाँ पे मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही उठ जाता था। अब मुझे समझ में आता है इस किताब को पढ़ने के बाद कि ऐसा होता क्यों था। उस समय पढ़ाई के लिए क्यों नहीं उठ पाते थे, खेलने के लिए क्यों उठ जाते थे। और ये सारा जो खेल है ये हमारे सेंटर्स के इक्विलिब्रियम का है। तो अगर हम पढ़ाई को एक ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ से जोड़ दें, अगर हम अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना लें अपने लिए कि वो पढ़ाई हमें अच्छी लगने लगे, तो हमें पढ़ाई के लिए भी उठने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप पढ़ाई को खेल के साथ भी जोड़ दें कि हाँ, मैं 4 बजे उठूँगा, मैं 4 बजे खेलूँगा या वर्कआउट करूँगा और उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा, या फिर अगर मैं 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ तो मैं 5 बजे खेलने जा सकता हूँ। अगर इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट वाली चीज़ों को जोड़े तो कहीं ना कहीं आपका जो इक्विलिब्रियम है सेंटर्स का वो अलाइन हो पाएगा, क्योंकि आपके आई और एस सेंटर को पता होगा कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको खेलने का भी मौका मिलेगा। तो वहाँ पे आपका सेंटर्स का इक्विलिब्रियम अलाइन हो सकता है। दोस्तों, पीजे सर कहते हैं, इफ़ वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ इट इज़ मच बेटर दैन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समवन एल्स, and definitely helps one to understand others. By talking, we make a noise we do not understand. If our motive is to understand, this will itself cause the removal of the guard in the other person, which is not possible otherwise. We have to follow the right biological and chemical processes of lowering the intensity and follow up with corrective methods as shown later in this book. Otherwise, there is only one explosive way left for us to meet a high minus intensity by an equally high minus intensity. दोस्तों, पीजे सर कहते हैं कि अगर हमें किसी दूसरे इंसान को समझना है तो हमें उसे सुनना होगा, हमें बोलना नहीं है। हम अगर बोलते हैं तो हम नॉइज़ करते हैं,
हमारे सेंटर्स अलाइंड नहीं होते। इसीलिए किसी को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना पड़ेगा, हमें अपने सेंटर्स को अलाइन करना पड़ेगा, हमें खुद के मेंटल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना पड़ेगा, और तभी हम उस काबिल हो पाएंगे कि हम किसी और को समझ पाएँ। तो अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, तो इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो जो ट्यूनिंग है आप दोनों के बीच में वो सही नहीं बैठती। चाहे वो किसी के भी साथ आपकी रिलेशन हो, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ, तो वहाँ पे आपके सेंटर्स के इक्विलिब्रियम का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप अगले इंसान को समझ पाएंगे, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, आप उसे समझ पाएंगे, आप उसे जज नहीं करेंगे। और जब आप अगले इंसान को समझेंगे, सुनेंगे, तब अगला इंसान आपके ऊपर भी ट्रस्ट कर पाएगा कि हाँ, ये इंसान मुझे सुन पा रहा है, मुझे कम से कम समझ पा रहा है। लेकिन जब उस समय आप खुद एक आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती है और रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो जाती है, एक दरार पैदा हो जाती है। दोस्तों, आप अपने माइंड को समझें, आप IESM के इक्विलिब्रियम को समझें, और अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी इससे आप बेहतर बना सकते हैं। और जितने भी करेक्टिव मेथड्स हैं जिनके बारे में मैंने पिछले चैप्टर्स में बात की है, उन करेक्टिव मेथड्स को अगर आप फॉलो करते हैं, आप डायरेक्ट वॉचिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने सेंटर्स को अलाइन कर पाएंगे। और 3 स्टेप ब्रीदिंग के बारे में भी मैंने जो चैप्टर में पिछले एपिसोड्स में मैंने डिस्कस किया था, वो भी आप ज़रूर देखें। और इस सीरीज़ के जितने भी वीडियो हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस सीरीज़ के जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियोस आप देखें, आपको ज़रूर हेल्प होगा। अगर आप इस बुक को नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो आप ज़रूर इस बुक को लें और एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ये बुक आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। नमस्ते।